गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अब हम एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी कक्षा 12 के अंक विभाजन के बारे में बात करी थी। आज मैं आपके एक नया टॉपिक जो आता है आपके एग्ज़ाम में, सप्रसंग व्याख्या, उससे रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सप्रसंग व्याख्या क्या होती है और कैसे की जाती है। जब भी हमारे सामने कुछ ये प्रश्न आता है कि आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो हमें 4 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें नंबर 1 पर है संकेत बिंदु, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। संकेत बिंदु क्या होता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, संकेत बिंदु का मतलब होता है वो पंक्तियाँ जो आपको दी गई हैं, उसका स्टार्टिंग का पॉइंट और उसके लास्ट का पॉइंट। जैसे कि आपकी जो किताब है अंतरा भाग 2, उसमें आपकी जो पहला पार्ट है देवसेना का गीत, उसकी हम ये लाइनें लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इस लाइन के अंदर जो संकेत बिंदु है वो क्या है। तो चलिए पहले हम कविता की वो लाइनें पढ़ लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगड़ाई। तो ये कविता की लाइनें हैं और इन लाइन में जो संकेत बिंदु है वो है हमारा, तो देखिए इस लाइन में जो हमारा संकेत बिंदु है वो है आह वेदना से लेकर अनंत अंगड़ाई। तो अब हम ये पूरी लाइन तो नहीं लिखेंगे कविता की, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो इसका शब्द है वो लेते हैं, जैसे कि इसमें आह वेदना, फिर हम बिंदु लगाते हैं और लास्ट में आखिरी के जो वर्ड हैं वो हम इसमें ले लेते हैं। तो जब हम किसी भी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें संकेत बिंदु बताने होते हैं, जिसमें उन पंक्तियों का पहला शब्द और आखिरी शब्द आता है। संकेत बिंदु के बाद जो हमें दूसरा पॉइंट लिखना होता है वो है प्रसंग। तो ये प्रसंग क्या होता है, आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम प्रसंग लिखते हैं तो हमें प्रसंग में किस किस चीज़ को लिखना होता है। तो संकेत बिंदु के बाद हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग लिखते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, जो पंक्तियाँ ली गई हैं वो किस पुस्तक से ली गई हैं। नंबर 2, पुस्तक के बाद आपको ये पता लगाना चाहिए कि वो पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। नंबर 3, पाठ के बाद आपको उन पंक्तियों के कवि लेखक का नाम पता होना चाहिए, यानी वो आपको लिखना पड़ता है। नंबर 4, उसके बाद उन पंक्तियों में क्या कहा गया है ये आपको भी उसका भाव वहाँ पर लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस प्रसंग को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इन लाइनों का जो अभी हमने कविता की लाइनें, देवसेना का गीत जो कविता है उसकी जो लाइनें पढ़ी थी, उनका यहाँ पर हमने प्रसंग लिखा है। तो प्रसंग में जो अभी हमने बात की थी कि 4 पॉइंट होने ज़रूरी हैं, तो वो देखिए इस तरह से इसमें चारों पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश यानी कि जो कविता हमने पढ़ी है उसके बारे में। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना का गीत से अवतरित है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह गीत प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से उद्गत है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। अब यहाँ पर हम उन कविता की लाइनों का भाव बता रहे हैं। तो जैसे कि उन कविता की लाइनों में हमें भाव बताना है कि वो गीत क्यों गाया गया। प्रसंग का मतलब होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ली गई हैं, ये लिखी गई हैं, क्यों लिखी गई हैं, इसके पीछे क्या संदर्भ रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा है, क्या चीज़ थी जिसने ये गीत लिखने के लिए उन्हें मजबूर किया है। तो यहाँ पर हम देवसेना के बारे में पता कर लेते हैं कि देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। वह स्कंदगुप्त को चाहती थी, पर उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखते थे। तब देवसेना वृत्रपदत्त के आश्रम में रहकर भीख मांगती है। जीवन के अंतिम दिनों में जब स्कंदगुप्त
देवसेना को पाना चाहता है तब देवसेना इसके लिए तैयार नहीं होती। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करती है। जैसा कि हमने देखा कि जो गीत है देवसेना अपनी अवस्था के लास्ट चरणों में गा रही है, और उस समय वो क्या है कि वो बता रही है कि उसका जो पूरा जीवन है वो किस तरह से एक वेदना भरा रहा है, एक विदाई भरा रहा है। जब हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं, प्रसंग के बाद बारी आती है व्याख्या की। तो व्याख्या के बारे में तो आप सब जानते हैं कि व्याख्या क्या होती है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। व्याख्या लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पंक्तियों में जो भी कहा गया है उसे समझना है और समझकर अपने शब्दों में उसे बताना होता है। हर एक लाइन के अर्थ को समझते हुए उसको समझाना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है और उसे पढ़कर अपनी भाषा में विस्तार पूर्वक समझाते हुए लिखना होता है। तो व्याख्या का मतलब दोस्तों, जैसे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो कविता की लाइनें उतार कर आ जाते हैं या फिर गद्य जो खंड आपको दिया जाता है उससे एज इट इज़ लिख कर आ जाते हैं। तो व्याख्या का मतलब ये नहीं होता। व्याख्या का मतलब होता है कि आपके सामने जो लाइनें दी गई हैं उसे आपको पढ़कर उसका विश्लेषण करना है, उसे एनालाइज करना है, उसे समझना है कि क्या है और उसको समझते हुए लिखना है, और ऐसे लिखना है कि ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो भी उसे अच्छे से समझ जाए। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि व्याख्या किस तरह से की जाती है। अभी जो हमने कविता की लाइनें पढ़ी थी, आह वेदना से लेकर जो पूरी लाइन हमने पढ़ी थी उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो इन जो कविता की लाइन है उसमें देवसेना ने अपने दर्द के बारे में बताया है, अपने प्यार के बारे में बताया है, ठुकराए जाने के बारे में बताया है, और उसके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आई थी उनको लेते हुए उसने उसकी व्याख्या यहाँ पर की है। ये देखिए, ये देवसेना का जो गीत है ये उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। व्याख्या लिखने के बाद हमें जो लास्ट में पॉइंट लिखना होता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि विशेष लिखने में हमें किन किन बातों को लिखना होता है। व्याख्या के बाद विशेष लिखते समय हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, उन पंक्तियों में क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नंबर 2, उन पंक्तियों की भाषा क्या है, यानी कि बोली, जिसे हम भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना होता है। पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं, पंक्तियों में कौन सा छंद है, पंक्तियों में कौन सा रस है, आदि बातों का यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही हमें उन कविता की लाइनों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है आकर्षक लगी है, विशेष लगी है, वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो काव्य सौंदर्य के पॉइंट हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य अलग होता है और विशेष अलग होता है। काव्य सौंदर्य में कुछ बिंदु जो हैं वो ज़रूरी होते हैं कि आपको वहाँ लिखने ही लिखने हैं, जबकि विशेष में आपके पास ये बाउंडेशन नहीं होती है। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि विशेष में इन जो पंक्ति की लाइनें हमने पढ़ी थी उसमें क्या हमें यहाँ पर विशेष नज़र आ रहा है। तो नंबर 1 पर हम जैसे देखते हैं, इस काव्यांश में देवसेना के हृदय की व्यथा मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। नंबर 2, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। नंबर 3, आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। नंबर 4, छल छल थे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद हम नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। नंबर 6 में हम देखते हैं कि जो इसकी भाषा है वो क्या है, चित्रात्मकता एवं मार्मिकता का समावेश लिए हुई है। यानी जब हम इस कविता की लाइनों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो शब्द हैं उनसे चित्र और उसकी जो स्थिति है यानी मार्मिकता साफ साफ नज़र आ रही है। हमने इसमें भाषा की बात की थी, तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो बोली है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग हुआ है। हम इसके गुण की भी बात कर लेते हैं विशेष के अंदर। तो इसके अंदर जो गुण है वो है प्रसाद गुण। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सप्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न आपको करना है। आई होप आप सबको सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।